हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 5 यूपी ट्रिपल एससी प्रैक्टिस सेट नंबर 5 स्टार्ट हो गया। ठीक है, जिस तरह से आप लोग इसमें सपोर्ट बनाए हुए हैं इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिएगा। ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ और इसी तरह से आगे वीडियो आप लोगों को लाता रहूँगा। ठीक है, चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको चाकोलिथिक युग भी कहा जाता है? बताइए, किसको चाकोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है? बताइए फटाक से। पूरा पाषाण काल युग को, नव पाषाण काल युग को, या फिर ताम्र पाषाण युग को? बताइए किसको कहते हैं? फटाक से बताइए आप लोग आंसर, किसको कहते हैं? पूरा पाषाण काल युग को या फिर किसको कहते हैं? तो इसको ताम्र पाषाण युग को क्या कहते हैं? चाकोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऐसे चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोगों के सामने क्या कह रहा है। कह रहा है कि हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन? आर्यभट्ट हैं, विष्णुगुप्त हैं, बाणभट्ट हैं, या परिमल गुप्त जी हैं? तो हर्षचरित के लेखक कौन है? कौन है? बाणभट्ट जी हैं। ठीक है, कौन है? बाणभट्ट जी हैं। एक इसके हर्षवर्धन के क्या थे? दरबारी कवि थे। ये वर्धन वंश के क्या थे? दरबारी कवि थे। ठीक है, याद रहेगा ना, हर्षवर्धन के समय में के क्या थे? कवि थे। ठीक, चलिए यही चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं सिर्फ प्रैक्टिस से करा रहा हूँ। ठीक है, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? बताइए, किसने मराठों को हराया था? पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ कब था? तो ये हुआ था 14 जनवरी 1761 में। ठीक, 1761 में। किसके मराठा और किसके बीच? मराठा प्लस किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली के बीच। किसके साथ? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह कौन था? अब्दाली था। ठीक है, याद रहेगा ना, अहमद शाह कौन? अब्दाली था। इतना आप लोग याद रखिएगा, कौन था? अहमद शाह अब्दाली। ठीक, इसमें किसकी जीत हुई थी बताइए? तो इसमें इसने किसको हराया था? मुग़लों को हराया था। किसको हराया था? बताइए। मुग़लों को नहीं, अफ़गानों होगा जो। ठीक है, किसको हराया था? अफ़गानों को हराया था। ठीक है, पानीपत के तीसरे युद्ध में किसने मराठों को हराया था? तो अफ़गानों ने। कौन हराया था? अफ़गानों ने मराठों को क्या किया था? हरा दिया था। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 4 बताइए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो ये हमारी जो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मेरठ से। किस जगह के? उत्तर प्रदेश के मेरठ से स्टार्ट हुई थी। उत्तर प्रदेश में मेरठ में एक खेल यूनिवर्सिटी भी बनाई जा रही है मेरठ में। ठीक है, खेल यूनिवर्सिटी कहाँ पे? मेजर ध्यानचंद्र के नाम पे। किसके? मेजर ध्यानचंद्र जी के नाम पे क्या बन रहा है? खेल का। ठीक है, ये हमारे क्या हॉकी के जादूगर भी कहे जाते हैं। हॉकी के जादूगर। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रयागराज में। याद रखिएगा, कहाँ पे हुआ था? प्रयागराज में। ठीक, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। चलिए ऐसे चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ से हमारे 5 आंदोलन के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग उसी के अकॉर्डिंग मैं पूरा करा रहा हूँ। इस्तेमरारी बंदोबस्त किसने लागू की थी? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डफनी, वेलेजली, या लॉर्ड कॉर्नवालिस? बताइए किसने की थी इस्तेमरारी? 1793 में। यह जो कब आई थी? 1793 में। किसके समय? 1793 में कौन सी थी? अस्थाई बंदोबस्त थी। कॉर्नवालिस के समय 1793 में कॉर्नवालिस के समय कौन सी आई थी? अस्थाई बंदोबस्त ठीक है, बंदोबस्त इसको कहा जाता था, अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, और इसी को इस्तेमरारी भी कहा जाता है। अस्थाई बंदोबस्त को क्या कहा जाता है? इस्तेमरारी भी कहा जाता है, और जागीरदारी भी कहा जाता है, और मालगुजारी भी कहा जाता था। ठीक है, विस्वेदारी भी कहा जाता था। याद रखिएगा आप लोग। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय यह आई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने रहा है। रख हौसला ओ मंजर भी आएगा। रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। न थक बैठ हार करे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का
मज़ा भी आएगा। ठीक है, इसी तरह से आप लोग लगे रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए जो है। ठीक, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है बताइए? तो राजा राम मोहन राय। किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। भारतीय राष्ट्र के पैगंबर भी कहा जाते हैं। ठीक है, आधुनिक जनक का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक पुरुष के नाम से, युगदूत के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक, चलिए, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप लोगों को पता ही है। इनको फर्स्ट जो क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था। फर्स्ट नोबेल, ये क्वेश्चन पूछा है, कब मिला था? 1913 में। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। ठीक है, दयानंद सरस्वती आर्य समाज के क्या हैं? संस्थापक हैं। आर्य समाज के क्या हैं? संस्थापक हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना कब की थी? 1897 में। ठीक है, और इन्होंने शिकागो में जा करके हिंदी में भाषण दिया था। ठीक, चलिए ये चलते हैं नेक्स्ट। धर्म सम्मेलन में क्या इन्होंने पार्टिसिपेट किया था? क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था बताइए? सेवाग्राम से, सूरत से, दांडी से। तो कहाँ से किया था बताइए? कहाँ से किया था? सेवेंथ, ये जो है साबरमती आश्रम से। कब चले थे? 12 मार्च को। 12 मार्च 1930 को जो है साबरमती आश्रम से 60 अनुयायियों के साथ, 80 अनुयायियों के साथ इन्होंने 80 पैदल चल कर के कितने किलोमीटर? 390 किलोमीटर की यात्रा तय की। कितने? 390 किलोमीटर, और 14 दिन में। कितने दिन लगे इनको? 14 दिन लगे। ठीक है, कितने दिन? 14 दिन। और मील में अगर पूछता तो 241 मील। 241 मील, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और 6 अप्रैल को ये कहाँ पहुँच जाते हैं? दांडी पहुँच जाते हैं। 6 अप्रैल को कहाँ पहुँच जाते हैं? दांडी। वहीं पर के क्या करते हैं? वहीं से क्या करते हैं? गुजरात के नवसारी ज़िले में दांडी हमारा पड़ता है। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को भंग किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर देते हैं? स्टार्ट कर देते हैं। अभी जो आपका लेखपाल की परीक्षा हुई थी उसमें पूछा था गांधी जी ने कहाँ से नमक सत्याग्रह स्टार्ट किया था? तो हमारा दांडी से स्टार्ट किया था। दांडी और सूरत। ठीक है, तो कुछ लोग दांडी मारे हैं, कुछ लोग सूरत मारे हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा? 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी और कहाँ पे की थी? इसकी स्थापना जो कौन किया था बताइए? तो वीर सावरकर जी ने किया था। कौन? वीर सावरकर जी ने महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के नासिक से इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, इनका नाम क्या है? वीर सावरकर जी। ठीक है, वीर सावरकर जी, याद रखेंगे आप लोग। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा जाता है। देश का नायक कहा था, मतलब देश का नायक कौन कहा था? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, राम मनोहर लोहिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइए किसने कहा था? बताइए। सुभाष चंद्र बोस को 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या बनते हैं? 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, फिर दोबारा ये जो है 1939 में पुनः चुने जाते हैं, लेकिन वोटिंग के साथ। इनके खिलाफ जो सीता पटाभी रमैया जो गांधी जी की तरफ से उठे थे, और इधर से कौन था? जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस जी इसमें क्या करते हैं? जीत जाते हैं। ठीक है, और सीता पटाभी रमैया की हार हो जाती है। लेकिन गांधी जी कहते हैं यार सीता पटाभी रमैया की हार नहीं, या मेरी हार है, जिससे सुभाष चंद्र बोस जी ने आहत होकर के और ये अपने उससे क्या पद से इस्तीफा दे देते हैं। तो इनके स्थान पे बनता कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद जी बनते हैं। 1939 में कौन बनता है? तो राजेंद्र प्रसाद जी बनते हैं। और इनको कौन कहा था ये बताइए आप लोग? इनको कौन जो है देश नायक कौन कहा था बताइए? तो इनको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनको देश नायक की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? मतलब वो अध्यादेश चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, या इंडिया काउंसिल एक्ट जो 1909। बताइए। तो यह तो सांप्रदायिकता से संबंधित था। जो हमारा ये है 1909 वाला, ये हमारे किसी से संबंधित था? तो सांप्रदायिकता से। 1861 के तहत जो है क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। गवर्नर जनरल क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर हमारे 5 अब किसके? जियोग्राफी के स्टार्ट हो गए हैं। किसके?
5 क्वेश्चन जियोग्राफी के, ठीक है, किसके, जियोग्राफी के, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो कौन सा है, कहाँ पे स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट है। कौन है? माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे पड़ता है बताइए? तो नेपाल और भारत की सीमा पे पड़ता है। 8,848.9 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो कहाँ पड़ता है? नेपाल में, ठीक है। कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 12 पे देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखिए आप लोगों के सामने रहा है। किस ग्रह के चारों ओर वलय है बताइए? पृथ्वी के, बुध के, मंगल के या शनि के? तो किसके? तो शनि ग्रह के चारों ओर क्या है? वलय स्थित है। क्या है? वलय स्थित है। शनि के अतिरिक्त बृहस्पति एवं अरुण नेपच्यून में भी वलय के संकेत प्राप्त हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा किसके पास हैं? तो शनि के पास हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर बताइए आप लोगों के पास रहा क्वेश्चन नंबर 13। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून से, बंगाल की खाड़ी से उठे मानसून से, दक्षिणी पूर्वी मानसून से या दक्षिणी एशिया मानसून से? बताइए। तो उत्तरी पूर्वी मानसून से। किससे होती है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून से जाड़ों में क्या होती है? वर्षा होती है, ठीक है, उत्तरी पूर्वी मानसून से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के सामने रहा है। नर्मदा की ओर बहने वाली, बताइए, नर्मदा की ओर बहने वाली नदी है, बताइए किधर बहती है नर्मदा? ऐसे हमारा मैप है, ठीक है। नर्मदा यहाँ से निकलती है और आकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक। तो किस ओर बहने वाली है? इस साइड हमारा क्या है? पूर्व है, इस साइड क्या है? पश्चिम। तो किधर बहती है? पश्चिम की तरफ बहती है, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है देश में कुल कितना वनाकरण है? बताइए कितना है? वनावरण है, ठीक। बताइए जल्दी बताइए आप लोग कितने हैं? 26.95 या 19.51 या 21.71% या 22.72%? बताइए कितने हैं? फटाक से बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं देख रहा हूँ कितने लोग बता रहे हैं, कितने लोग नहीं। तो कितने हैं 2021? तो 21 दशमलव कितने हैं? 21.71% है वनाकरण। और टोटल कितने हैं? 24.56% है वनाकरण प्लस वृक्ष, जो हमारे वृक्ष हैं उनको मिला करके कितने हैं? इतने। अच्छा ये कितना जो है? 33% चाहिए, ठीक है। इस तरह से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 10वां है, 10वां स्थान है पूरे विश्व में, ठीक। कौन सा स्थान है? 10वां है। याद रखेंगे ना आप लोग, कौन सा स्थान है? सबसे ज़्यादा 2021 की वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है, AP। दूसरे स्थान पे कौन है? तेलंगाना है, ठीक है। कौन है? तेलंगाना। तीसरे स्थान पे कौन है? कर्नाटक है। कौन सा है? कर्नाटक है। याद रखेंगे ना आप लोग, ठीक है। ये तो वृद्धि के हिसाब से है, सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाला। सबसे ज़्यादा वन किस कंट्री में पाए जाते, मतलब किस राज्य में पाए जाते हैं? तो हमारा कौन सा है? MP है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से हमारा कौन सा है? मिजोरम है। पूरा मैंने डिटेल से आप लोगों को बता दिया, ठीक है। मिजोरम हमारा सबसे ज़्यादा है। यूपी में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सोनभद्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? सोनभद्र जिला में पाए जाते हैं। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अब हमारी कौन सी स्टार्ट हो गई? तो हमारी स्टार्ट हो गई इकोनॉमिक्स। क्या हो गया? इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट हो गई, ठीक है। 5 क्वेश्चन हमारे किसके हैं? इकोनॉमिक्स के हैं। चलिए, भारतीय आर्थिक समीक्षा प्रकाशित करता है कौन? भारतीय आर्थिक समीक्षा प्रकाशित करता है वित्त मंत्रालय, भारत के प्रधानमंत्री, भारत सरकार या नीति आयोग? तो कौन करता है? वित्त मंत्रालय जारी करता है। कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्री कौन है? तो सीता निर्मला रमण जी, जो पूर्णकालिक वित्त मंत्री। से पहले कौन थी जो है? तो हमारी इंदिरा गांधी जी, जो पूर्णकालिक वित्त मंत्री नहीं थी, ठीक। चलिए आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी बताइए? 1 जनवरी 2015 को, जब योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग, इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन वेरी जी हैं, अभी हाल ही में बनाए गए हैं, तो याद रखेंगे आप लोग कौन है? सुमन वेरी जी, सुमन वेरी जी हैं, ठीक है। याद रहेगा ना, सुमन वेरी जी हैं, ठीक। चलिए यही चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है? वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, पंजाब है या मध्य प्रदेश है? बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा सही है?
मक्का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो हमारा मक्का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन करता है। ठीक है, मक्का उत्पादन में नंबर 1 है। मक्का, सुपारी, मक्का, सुपारी और कौन है, क्या है बताइए? सूरजमुखी, ये सब सबसे ज़्यादा कौन उत्पादन करता है? हमारा कर्नाटक करता है। सोया प्रदेश में सबसे नंबर 1 पे था, लेकिन इस बार कौन हो गया? हमारा महाराष्ट्र सोया उत्पादन में नंबर 1 है। ठीक है, पंजाब प्रति हेक्टेयर चावल गेहूं उत्पादन करने में पंजाब का प्रथम स्थान है। ठीक, चलिए ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। जीएसटी क्या है? जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, एक अप्रत्यक्ष कर। 101वां संविधान संशोधन के तहत इसको जो है क्या किया गया था? लाया गया था 101वां संविधान संशोधन के तहत 2017 में। ठीक है, यह एक अप्रत्यक्ष कर है। इसमें कितने टैक्स स्लैब कितने हैं? 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, 4 स्लैब्स हैं। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हमारे अभी मैंने आगे ही बताया नरेंद्र मोदी जी हैं। कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। कब स्थापना हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके बनाया गया था नीति आयोग। ठीक है, तो पूछेगा अंतिम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भी नरेंद्र मोदी जी ही आएंगे। पहले योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, चलिए ऐसे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा है? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, रिजर्व बैंक आरबीआई की जो इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 को। स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में। 1934 का एक्ट था। पहले कौन थे? सीडी देशमुख इसके क्या थे? गवर्नर थे, भारतीय गवर्नर थे। और ओसबोर्न स्मिथ हमारे पहले गवर्नर थे। ये पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख जी हैं। ठीक है, चलिए ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे किससे हो गए? पॉलिटी के स्टार्ट हो गए। किसके हो गए? पॉलिटी के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं, देखते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन। कह रहा भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाया। 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायत को जोड़ा गया था। किस अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में। ठीक है, कितने विषय इसमें हैं? 29 विषय हैं। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 2022वां क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से या लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प से हटाया जा सकता है। ठीक है, बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए यही चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 19A समान न्याय कौन सा सुमेलित नहीं पूछा है? तो हमारे ग्राम पंचायत से बिल्कुल सही है, बी पार्ट। 44वां समान नागरिक सिविल संहिता, ये भी है। तो कौन सा राज्य लागू करने वाला? तो उत्तराखंड जो है। ठीक है, अनुच्छेद कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक, तो ये भी हमारा सही है। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, बिल्कुल सही, अनुच्छेद 39 के तहत। और ये 48 जो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक नहीं है। ठीक है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक नहीं है। ठीक है, कृषि और किससे? पशुपालन संगठन से है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? डी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए यही चलते हैं नेक्स्ट। केंद्र और राज्य के संबंध किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? केंद्र और राज्य संबंध कौन सी? 7वीं अनुसूची या 8वीं या 6वीं, या बताइए? 7वीं अनुसूची। तो कौन सी आती है? 7वीं अनुसूची में हमारा क्या? केंद्र और राज्य के बीच संबंध है। ठीक है, 246 आर्टिकल 246 के तहत हमारी 7वीं अनुसूची में, जिसमें केंद्र सूची, संघ सूची, इसमें कौन कौन सी है? संघ है, राज्य है, संघ सूची, राज्य सूची, यहाँ सूची लिख लीजिए, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। ठीक है, कौन सी है? समवर्ती। ठीक, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है? लोकसभा का कोरम मतलब लोकसभा चलाई कितने मतलब सदस्य रहेंगे तो लोकसभा चलेगी? 1/10। टोटल सदस्यों का 1/10 रहनी चाहिए, तभी हमारी क्या कार्रवाई होगी। कोरम उसको बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब हमारे साइंस के 5 क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। कह रहा है यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ़ पिघलती है तो उस बर्तन में
पानी का स्तर क्या रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो रहेगा सेम रहेगा, ठीक है, कोई चेंजेज नहीं होगा, क्योंकि वो जो हमारी आइस रहेगी वो तो कुछ स्थान भी कवर की रहेगी जिसमें आप डाले रहेंगे, और जब पिघलेगी तो वही स्थान अपना क्या कर लेगी, कवर कर लेती है, ठीक है। चलिए ऐसे चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। सोल्डर किन दो धातुओं से मिल के बना है, बताइए। सोल्डर हमारा किन दो धातुओं से मिल के, जिंक और किससे, सीसा से, जस्ता और तांबा से, टिन और जस्ता से, टिन और सीसा से, बताइए। जिंक किससे, सोल्डर किससे मिलके बना है, तो सोल्डर एक मिश्र धातु है, तो वो क्या, टिन और सीसा से मिलके बनी हुई, किससे, टिन और सीसा से मिलके बनी हुई है। डी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, चांदी है, सिल्वर है, या पारा है, या सीसा है, या इनमें से कोई नहीं, बताइए 28 का। तो चांदी तथा तांबा उष्मा के सबसे सुचालक हैं। चांदी और तांबा सबसे अच्छे क्या हैं, सुचालक हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है, देखिए आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है, लवक, गाजिकाएं, कोशिकाभित्ति या सूत्रकणिका, मतलब शक्ति गृह किसे कहा जाता है, तो हमारा कौन सा है, तो सूत्र कणिका को कहा जाता है, ठीक है। सूत्र कणिका को क्या, शक्ति गृह कहा जाता है, ठीक है। चलिए स्कैर्वी, क्वेश्चन नंबर 9। स्कैर्वी एक बीमारी है जो गंभीर और अस्थायी कमी के कारण होती है। विटामिन सी की कमी से कौन सा स्कैर्वी रोग होता है, ठीक है। विटामिन रेटिनाल, इससे कौन सी होती है, रतौंधी होती है। विटामिन ए की कमी से कौन सा होती है, इसकी कमी से कौन सी होती है, बेरी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी होता है। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर हमारे मैथ के स्टार्ट हो गए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसको क्या किया जाए, इसमें कुछ नहीं, वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है। अगर आप 0 को पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, अंदर 12 बचेगा, ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा आंसर नहीं आएगा। आप 1 भी पुट करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 7, 7 5, ये 7 12 कितना 19, ये भी कितना आ जाएगा, 7 में से माइनस, ये भी हमारा नहीं होगा। 3 को पुट करते हैं, यही हमारा, देखिए इसमें पुट करेंगे तो कितना आएगा, 7 का 21, अब 12 कितना हो जाएगा, √33 आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पुट करता हूँ, √ कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा, ठीक। अब प्लस इसमें पुट करेंगे, 7 का 21, 21 - 12 तो कितना आ जाएगा, अंदर √9 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3 रूट प्लस 33 आ जाएगा। तो ये हमारा दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर, तो हमारा सी पार्ट इज द राइट। वैल्यू पुटिंग से इसको कर सकते हैं, ज़्यादा उस तरह खोलेंगे, स्क्वायर करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, ऐसे ही सबसे सटीक आंसर है, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ज़्यादा टफ मैथ के क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि टॉपिक ही बहुत इजी है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्या है, 37 30। तो मान लीजिए पहली संख्या कोई है, ये कोई दूसरी है, और कौन सी एक तीसरी है, ठीक। तीसरी मान लीजिए 100, तो पहली कितनी है, 137 है, तो मतलब 63 होगी, जो क्योंकि 37 कम है, और दूसरी क्या है 30 कम है, तो कितनी हो जाएगी, 70 हो गया। कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी अधिक है, कितनी, दूसरी संख्या पहली संख्या से जो से आ रहा है वो क्या हो जाएगा, नीचे, तो 63 नीचे हो जाएगा, कितनी अधिक है, 7 अधिक है। परसेंटेज निकालना, 7 9 63, 9 आ जाएगा, तो 100/9 आ जाएगा, ठीक है। किस पार्ट में हमारा है, तो हमारा बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। ये हमारे स्क्वायर, अगर आप लोगों को स्क्वायर याद है तो कर दीजिए फटाफट। तो ये कितना हो जाएगा, 112, √196 किसका होता है, 14 का होता है, याद रहेगा तो आप फट से कर देंगे, ठीक है, स्क्वायर। और ये 576 कितने का होता है, 24 का स्क्वायर होता है, बटे में 12, नीचे कौन सा है, 256 किसका होता है, 16 का, बस कट फिट कर दीजिए, ये 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये कितना है, 14 वाटे 112 होता है, 14 वाटे कितना होता है, 112 होता है, ठीक है। 14 वाटे कितना होता है, 112 होता है, ठीक। तो 8 2 और 2 कितना हो जाएगा, 8
8 8 3 जो 8 चौक को 32, कितना आ जाएगा 32। बी पार्ट सी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए ऐसे चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 34 आप लोगों के सामने ए रहा 12 संख्याओं का माध्य। तो 12 संख्याओं का माध्य 12 इंटू 35, अरे सॉरी कितना है 25 है, कितना है 25, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बताइए, 25 दूना 50, अब 25 से कम 25, अब 25 5 300 आ गया। फिर कह रहा है कि एक संख्या निकाल ली जाती, मतलब 12 संख्या थी तो अब कितनी बचेगी 11 संख्या, ठीक, और उसका माध्य कितना है 22 है, तो कितना आएगा ये बताइए। तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 2 कितना हो जाएगा 24। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इस वाले में 300 में से 242 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ 9 बचेगा 5 तो 58 आ जाएगा। डी पार्ट इज द राइट आंसर। क्या आ जाएगा डी पार्ट। देखिए कितना छोटा छोटा सवाल है, एक मिनट भी नहीं 30 सेकंड से भी कम समय लगेगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन 4 भाइयों का औसत, मतलब 4 भाई हैं उनका औसत दिया है 14, तो उनके मतलब आयु चारों भाइयों का आयु का योग कितना हो जाएगा 14 दूनी 28 होती हैं बैल 14 चौक को 56, कितना आ जाएगा 56 4 भाइयों का। उसमें उनके पिता को भी शामिल कर लिया जाता है, मतलब 4 भाई थे एक पिता हो गए तो कितने हो गए 5 हो जाए, और औसत आयु 4 से बढ़ जाती है, 4 से बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी 14 थी तो कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी, ठीक है। तो 18 5 90, 90 में से 56 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, ये हमारा 90 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 4, यहाँ बचेगा 8, 8 में से 3 जाएगा तो 34 इज द राइट आंसर। डी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। अब हमारे हिंदी के 5 क्वेश्चन किसके आ गए, 5 क्वेश्चन हिंदी के। निम्नलिखित विलोम में से एक शब्द विलोम नहीं है। आयात निर्यात बिल्कुल सही है, पाप पुण्य बिल्कुल सही, बद्ध मतलब बांध के रखा गया उसको मुक्त कर दिया गया बिल्कुल सही, लेकिन नूतन का क्या होता है पुरातन होता है, पुरातन या नूतन मतलब नया, पुरातन मतलब पुराना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर के हिसाब से हमारा ये वाला डी पार्ट इज द राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए यही चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ तो उसको क्या बोलते हैं अजात शत्रु बोलते हैं, क्या बोलते हैं अजात शत्रु बोलते हैं। जिसका कोई शत्रु ही नहीं पैदा, वाक्यांश के लिए एक शब्द में शत्रुविहीन, बिना शत्रु का, जो बिना शत्रु का होता है उसको बोलते हैं शत्रुविहीन, ठीक। चलिए यही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, बताइए कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं। ये भी होता है प्रभाकर भी होता है, दिनकर भी होता है, दिनेश भी होता है, प्रभाकर भी होता है और दिनकर भी होता है। ये हमारा विभाकर जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो हमारा डी पार्ट इज द बी पार्ट इज द राइट आंसर। इसका क्या हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, बताइए कौन सा पुल्लिंग है। पहिया, अच्छी पहिया होती है, अच्छी लिखावट होती है, अच्छा पहिया होता है, तो ये हमारा पुल्लिंग है। ये अच्छा पखवाज होता है, अच्छी मझधार होती है, तो हमारा बी पार्ट इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा बी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। बी पार्ट इज द ए पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। ए पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 बताइए। क्वेश्चन नंबर 40, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद बताइए। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद बताइए। नि प्लस कपट मिलकर क्या बनता है निष्कपट। ए पार्ट इज द राइट आंसर। 40 का क्या आ जाएगा ए पार्ट इज द राइट आंसर। बहुत आसान है, फटाफट आप लोग कर सकते हैं। अब यहाँ आप लोग इंग्लिश के पाँच नंबर हमारे किसके हो गए, इंग्लिश के स्टार्ट हो गए, ठीक है। इसको आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश का मैं नहीं करवाता हूँ तो इंग्लिश वाला मैं छोड़ दे रहा हूँ, आगे चलते हैं हम लोग जो, ठीक। अब देखिए सेलिब्रेट का क्या पूछा है, सिनोनिम्स पूछा है। एंटोनिम्स ऑफ द एब्सोल्यूट का पूछा है। एब्सोल्यूट का जो है अब हमारे किसके आ गए जो है रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन। कीट विज्ञान किससे, कीट से। जीवाश्मों का अध्ययन जीवाश्म अध्ययन क्या फोसाइल से है, ठीक है, फोसियल से, ठीक है। जीवाश्म के अध्ययन को हम बोलते हैं जीवाश्म अध्ययन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगला। बहुत आसान है, 1 मिनट में लग गया रीजनिंग का। ये वाला थोड़ा सा टफ और थोड़ा सा टफ है जो, ठीक है। चलिए इसमें क्या लिखा गया है, मैं लिख देता हूँ ININERTIA, ठीक। यहाँ क्या लिखा गया RGV K, ठीक, के हो गया
फिर जी, फिर बी, फिर जेड। ठीक, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ अब। ठीक, तो आई इसका क्या होता है, जस्ट अपोजिट, जो विषम संख्या है वो अपोजिट है। ठीक है, और एन हमारा कितना होता है 14, एन क्या होता है 14, ए कितना होता है 7। ठीक है, तो इसमें से क्या हो गया -7 हो गया। फिर ये हमारा क्या अपोजिट है, थर्ड पे क्या विषम है, ई और वी क्या है अपोजिट है। ठीक, इसी तरह से हमारा आर और के में -7 हुआ। देख लीजिए आप, ये कितना होता है हमारा, बताइए आर कितना होता है 18 होता है, और ये कितना होता है 11 होता है। -7 हुआ कि नहीं, ये अपोजिट है एक दूसरे से। फिर आई हमारा 9 होता है, बी हमारा -7 हुआ तो कितना गया 2 आ गया, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। समझ में? इसी तरह से आप जो है एफ, आप पहला और लास्ट का देख लीजिए क्या हो रहा है। ठीक, मैं इसको मिटा देता हूँ। पहले एफ है, क्या है एफ, एफ ठीक, एल ओ डब्लू ई आर, तो पहला हमें क्या अपोजिट चाहिए, एफ़ का अपोजिट क्या होगा बताइए, एफ़ का अपोजिट -7, इस -7 इसका कर दीजिए, 12 का -7 कितना होगा, 12 होता है ना, एल का कितना होता है 12 होता है, 12 का में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7, 7 5 कितना होता है 12, तो 5 आएगा। 5 पे यहाँ क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। देखिए सेकंड पे ई कहाँ कहाँ आया है, सेकंड पे ई कहाँ कहाँ आया है, सेकंड में ई सिर्फ 2 प्लेस पे आया है। ठीक है, अगला अपोजिट है। फिर डब्लू, डब्लू कितना होता है 20, कितना होता है 23, इसमें से -7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 निकल गया, 16, 16 पे क्या आएगा पी, पी है। ठीक है, 16 पे। फिर ई, फिर आर, आर कितना होता है 18, 18 में से 7 जाएगा तो क्या आएगा, तो हमारा कौन हो जाएगा, डी पार्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हैं इस चीज़ को। ठीक, चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्या कह रहा है, 48 कह रहा है कि रानी जो है, रानी पीयूष की बहन है। रानी क्या है, रानी, ये रानी है, ये किसकी बहन है, पीयूष की। ठीक, पीयूष की क्या है बहन है, हो गया पीयूष की बहन, पीयूष की बहन, और कमल की बेटी है, कमल। ठीक, कमल की क्या है बेटी है, कमल की बेटी हो गया। कमल गौरव का बेटा है, कमल जो किसका है गौरव का, ऊपर कौन गौरव का बेटा है। और आर्यन का क्या है भाई है, आर्यन का क्या है भाई, आर्यन कमल का क्या है भाई है। आर्यन रजनीश का पिता है, आर्यन जो है वो रजनीश का क्या है पिता है। तो आर्यन और पीयूष, आर्यन और पीयूष के बीच क्या संबंध है, आर्यन क्या लगेगा चाचा लगेगा, उसका क्या लगेगा पीयूष का आर्यन क्या लगेगा चाचा लगेगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। 18 अक्टूबर 2021 को रविवार था। ठीक है, 18 अक्टूबर के बाद अब देखिए अक्टूबर, इसमें ऐड करते जाइए आप जो है। ठीक है, और डे कितने आएंगे अक्टूबर में, तो डेज बचेंगे 2, इसमें बचेगा 2, 20 हो जाएगा। एक कितने 31 का महीना होता है तो कितना हो जाएगा 13, तो पहले वाले में कितना जाएगा 6 8 डे, अक्टूबर से 6 8 डे आए। अक्टूबर नवंबर में कितने आए, नवंबर 30 का होता है, 7 चौक 28, 2 और डे आए। फिर दिसंबर में कितने होते हैं 3 होते हैं, तो ये कितना हो गया, जोड़ लीजिए इसको, 6 3 9, 9 2 11, ये हो गया 2000। अब हम आते हैं 2012 पे, 2012 जो है लीप ईयर से, तो फरवरी में भी एक और डे आएगा। ठीक है, 3 हो गया जनवरी का, 2 हो गया, 1 हो गया हमारा किसका फरवरी का, फिर 3 हो गया मार्च का, अप्रैल का कितना हो गया 2, अप्रैल का कितने हो गए 2, इसको ऐड कर लीजिए, 3 3 6, 6 2 8 1 9, 9 ये हो गया, ये दोनों मिलकर क्या हो गए 20 हो गए इन दोनों को। अब देखिए आगे अप्रैल तक हो गया, मई का कितना होगा 3, जून का कितना होगा 2, जुलाई का कितना होगा 3, अगस्त का कितना होगा 3। ठीक, 3 3 6 3 3 9, 9 2 11 फिर हो गया। ठीक, 11 ये हो गए। अब बचा कौन सा, हम सितंबर पे आ गए। सितंबर में 19 है तो 7 दूनी 14, 14 तो कट गए, बचे कितने 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 और, तो कितना हो गया 36, कितना आ गया 36, 36 को 7 से भाग देंगे, 7 5 35 कट जाएगा, और डे कितना आ जाएगा, एक और डे आएगा। ठीक है, एक और डे आएगा तो रविवार में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, रविवार में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा सोमवार। ठीक, डी पार्टी का राइट, ऐसे निकाल सकते हैं आप। ठीक, चलिए आइए अब आ गया हमारा कौन से क्वेश्चन आ गए, अब हमारे जो है
करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ठीक है, किसके स्टार्ट हो गए? करंट अफेयर के। ठीक, इसको मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं, फटाफट करा देता हूँ। ठीक, क्योंकि आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर है 50वां अभी बचा है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, बहुत आसान है। 4 शब्द एक किसी तरह से एक समान है और एक क्या है? भिन्न है। बताइए कौन सा है? तो इसमें अभाव का मतलब कमी, दरिद्रता जब किसी चीज़ की कमी रहेगी तब भी रहेगी, कंगाली उसमें भी कमी रहती है, लेकिन समृद्धि एक क्या है? अलग है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं करंट अफेयर की। मार्च 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहाँ पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब खोलने की क्या की है? पेशकश की है। बताइए कहाँ पे खोलने की पेशकश की है? बताइए 51। तो हमारा कहाँ पे? बंगलुरु में। ठीक है, बंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक की क्या है? कैपिटल है। याद रखिएगा, कहाँ? कर्नाटक की कैपिटल है। हैदराबाद कहाँ की है? तेलंगाना की क्या है? कैपिटल है। ठीक है, कोलकाता कहाँ की है? तो वेस्ट बंगाल की क्या है? राजधानी है। ठीक है, मुंबई कहाँ की राजधानी है? महाराष्ट्र की। याद रखेंगे ना आप लोग। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? मार्च 2022 में बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में कौन सा देश विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर? तो हमारा भारत जो है क्या किया है? 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार मार्केट बन चुका है। ठीक है, पहला कौन है? यूएसए है। पहले पे कौन है? यूएसए। दूसरे पे कौन है? चीन है। ठीक है, और 5वें पे हमारा भारत है। ठीक, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व वाला देश का बहुत ही इंपॉर्टेंट आईएमपी है। याद रखिएगा, स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? पुणे, पणजी या चेन्नई या हैदराबाद? बताइए तो आप कहाँ पे इसकी स्थापना हुई है? तो हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी कहाँ पे? हैदराबाद में हुई है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है कि अप्रैल 2022 में जारी 36वीं वार्षिक फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में 2022 में मुकेश अंबानी का कौन सा स्थान है? तो 10वां स्थान है। कौन सा स्थान है? तो 10वां स्थान है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 55। जनवरी 2022 में इसरो ने किस संचार उपग्रह को सेवा मुक्त किया है? तो इनसैट 4B को क्या किया है? सेवा मुक्त किया है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। ठीक है, 1969 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बंगलुरु है। ठीक, कर्नाटक की राजधानी कहाँ? बंगलुरु है। इसके हेड कौन है? तो एस सोमनाथ हैं। एस सोमनाथ जी हैं, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। भारत की पहली स्टील फ्लैग रोड किस शहर में बनाई जा रही है? तो पहली स्टील फ्लैग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली स्टील फ्लैग रोड कहाँ पे बनाई जा रही है? तो सूरत में। याद रखिएगा, कहाँ पे? सूरत में। आईएमपी है, ये भी आईएमपी है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। देश के पहले सी वीड पार्क, याद रखेंगे, पहला सी वीड पार्क की स्थापना कहाँ हो रही? तो तमिलनाडु में। यहीं पे क्या है? डियोंग संरक्षण, या ये क्या है? डियोंग संरक्षण, एक समुद्री गाय है, संरक्षण केंद्र खोला जा रहा है। ये भी हमारा कहाँ? तमिलनाडु में। इसके सीएम कौन है? स्टालिन जी हैं। कौन है? स्टालिन जी हैं। ठीक है, स्टालिन इसके क्या है? सीएम है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 58। जून 2022 में कौन सा देश भांग की खेती की वैध करार देने वाला पहला एशियाई? तो ये बना है थाईलैंड। थाईलैंड ने भांग की जो है खेती के लिए वैध करार दिया है। मतलब भारत के पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना किस शहर में की जा रही? तो हमारा शहर कौन सा है? गुरुग्राम। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा। इसके सीएम कौन है हरियाणा के? मनोहर लाल खट्टर जी हैं। कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी हैं। ठीक, मनोहर लाल खट्टर जी हैं। ठीक, ई अधिगम योजना कौन स्टार्ट किया? ये भी हरियाणा ने ही। कौन किया है? ई अधिगम योजना हरियाणा ने। यहीं से 22 जनवरी है। ठीक है, 22 जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी यहीं से क्या हुई थी? स्टार्ट हुई थी। ठीक, चलिए ऐसे चलते हैं नेक्स्ट। अब हमारे स्टैटिक जीके के 10 क्वेश्चन स्टार्ट किसके हो गए? स्टैटिक्स जीके के, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए। फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो हेलसिंकी है। कहाँ है? हेलसिंकी क्या है? इसकी राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है? तो कौन सा है? बताइए। कथक केरल की नहीं है, यूपी का या उत्तर भारत का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है,
कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, बिल्कुल सही। कथकली जो केरल का है। केएल का मतलब क्या होता है? केरल होता है, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य की शाखा का इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पूछा? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम इटली में है। कहाँ पे? रोम इटली में है, ठीक। डी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। गुदई महाराज कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो गुदई महाराज एक तबला वादक हैं। और किस घराने से हैं? तो बनारस घराना। गुदई महाराज कहाँ से? बनारस घराने से हैं, ठीक है। बिरजू महाराज कत्थक, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, कत्थक से हैं। और कौन सा घराना इनका है? तो लखनऊ घराना है बिरजू महाराज का, ठीक है। क्या है? लखनऊ घराना है। सितारा देवी भी क्या हैं? कत्थक से ही रिलेटेड हैं, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 65। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं 1913 में। किसके लिए? तो गीतांजलि के लिए इनको मिला था, ठीक है। और नाइटहुड की उपाधि को भी इन्होंने क्या किया था? त्याग दिया था। कब? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। सीवी रमन को 1930 में मिला था नोबेल प्राइज़ रमन इफेक्ट के लिए। किसके लिए? रमन प्रभाव के लिए, ठीक है। रमन प्रभाव के लिए इन्हें फिजिक्स में इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। और भारत का इन्हें भारत रत्न 1954 में दिया गया था, ठीक। पहली बार ही जब स्टार्ट हुआ था तभी दिया गया था, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, बांधों, जो हमारे बांध बनाए जाते हैं, बांध बना के जो बिजली पैदा की जाती है, उनको आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। मोहनदास करमचंद गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, चंपारण आंदोलन 1917 में चलाया था, और असहयोग आंदोलन 1920 में इनके द्वारा चलाया गया था, ठीक। चलिए आइए चलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के एकीकरण का जनक माना जाता है, जानते ही हैं आप लोग। चलिए, जून 2022 में आयोजित टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2022 एकल खिताब किसने जीता? तो राफेल नडाल जी ने, ठीक। ऑस्ट्रेलियन ओपन भी इन्होंने जीता है। ऑस्ट्रेलियन महिला में जो है असले बार्टी जी, इन्होंने संन्यास ले लिया। और एक किसको हराए हैं? तो कैस्पर रूड को हरा करके राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन। विम्बलडन भी हुआ था। विम्बलडन में जो है नोवाक जोकोविच ने हराया। नोवाक जोकोविच कहाँ के? सर्बिया के हैं। ये कहाँ के हैं? स्पेन के हैं, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। पुस्तक माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम ए चैम्पियन लाइफ के लेखक कौन है? तो विश्वनाथन आनंद जी हैं। भारत के हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं विश्वनाथ आनंद जी। और राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति भी हैं। राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के क्या रख दिया? मेजर ध्यानचंद रख दिया गया है, जिसमें 25 लाख रुपए की क्या दी जाती है? राशि दी जाती है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अप्रैल 2022 में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कौन प्राप्त किया? तो हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पुरस्कार को प्राप्त किया 2022 में ही। मई 2022 में इंडियन हुई लीग चैंपियन आईपीएल का 15वां संस्करण, आईपीएल का जो है 15वां संस्करण किसके कौन जीता? आईपीएल का एक कौन सा है? 15वां संस्करण है, ठीक है। स्पॉन्सर कौन था? स्पॉन्सर जो है हमारा टाटा था, TATA, ठीक है। स्पॉन्सर कौन था? टाटा था, ठीक है। गुजरात टाइटन ने इस मैच को क्या कर लिया है? जीत लिया है, ठीक है। किसको हराया था? राजस्थान रॉयल्स को हरा करके गुजरात टाइटन ने। इसमें कितनी टीमें पार्टिसिपेट की इस बार? 10। एक गुजरात है, एक लखनऊ सुपर जायंट है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को अच्छा वीडियो लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करिए, लाइक किया करिए। और मैं एक 4 बजे 15 से 20 मिनट की एक वीडियो लाऊंगा। बस आप लोगों को फॉरेस्ट गार्ड, आप लोग एक बार देख लीजिएगा फॉरेस्ट गार्ड का पेपर कैसा आया था पूरा। उसमें बस सिर्फ क्वेश्चन पर टिक लगाता चला जाऊँगा, डिटेलिंग के साथ नहीं बताऊँगा, ठीक है। वीडियो अपलोड कर दूँगा। पहले हिंदी की मैं सोच रहा हूँ 15 मिनट की अपलोड कर दूँ, क्योंकि बहुत बड़ा पेपर है तो एक बार में नहीं हो पाएगा। फिर 60 GS के हैं और प्लस जो है 60 कितने हुए? और 60 हमारे किसके हैं? रीजनिंग के हैं। एक बार आप लोग ज़रूर देख लीजिए, इससे आप लोगों को क्या होगा कि किस तरह के पेपर आ रहे हैं। इसमें देखिए करंट बहुत अच्छी लेवल की आई है, ठीक है। अगर कोई लड़का जो 30 भी किया होगा तो समझिए वो अपने आप में बेस्ट है। जो बहुत अच्छी GK आई थी, एक लेवल की जो UPPCS की जो प्री होती है उस लेवल की GS आई थी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए चैनल को, और क्या करिए?
सब्सक्राइब करिए। इसी तरह से आप लोग सपोर्ट को बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।